नमस्कार। इलेक्शन हीट में आपको स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले गए। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए। यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में खजुराहो लोकसभा सीट, सतना लोकसभा सीट, टीकमगढ़, दमोह, रीवा और होशंगाबाद में वोटिंग खत्म है। छत्तीसगढ़ में महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर में मतदान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में वोट डाले गए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 55% के आसपास शाम 5 बजे तक हम वोटिंग मान सकते हैं। जो आंकड़ा है आयोग की तरफ से 54.83% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में बड़ा गेन हम मान सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने निश्चित तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और शाम 5 बजे तक की जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें 72.13% वोट डाले गए हैं। यूपी में अब तक 52.74% मतदान हुआ है, यानी कि यूपी में भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम हुआ है। एमपी के दमोह में 53.66%, होशंगाबाद में 63.44%, खजुराहो में 52.91% मतदान, रीवा में 45 सबसे कम है, सतना में 57.18%, टीकमगढ़ में 57.19% वोटिंग। छत्तीसगढ़ के कांकेर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 73.50%, महासमुंद में 71 के आसपास, राजनांदगांव में भी 72 के आसपास हम वोटिंग परसेंटेज मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है वो कम नजर आ रहा है। और बहुत उम्मीद थी कि शायद अगर पहले चरण में वोट परसेंटेज कम हुआ तो दूसरे चरण में वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन अभी इस तरह के कोई चित्र, तस्वीर, दृश्य नहीं दिख रहा है। और आज जिस तरह से मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं इलेक्शन हीट में, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे अपने खास पैनल के साथ में। सबसे पहले पैनल की तरफ रुख करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब, मैं स्वागत करूंगा रमेश जी आपका। हमारे साथ में है रोशनी यादव जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। रोशनी जी आपका स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। वाणी जी आपका भी स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी आपके पास ही आता हूं। 5 बजे तक की जो तस्वीर है, तकरीबन जो वोटिंग परसेंटेज है 54% या थोड़ा मान लेता हूं कि 55% भी मान लेता हूं कि 55% के आसपास वोट परसेंटेज है। हालांकि शाम 6 बजे तक वोट डाले गए और फिर यह भी है कि शाम 6 बजे तक जितने भी जो मतदाता हैं पोलिंग बूथ के अंदर आ जाएंगे, उनको वोट डालने दिया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, तमाम तैयारियां की गई थी, फिर भी जो वोट परसेंटेज जितना बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी इसे कितने नफा और नुकसान में देखती है? सबसे पहले तो इंड 24 चैनल के दर्शकों को मेरा राम राम। बधाई व्यक्त करूंगी जिन्होंने अपना राष्ट्र धर्म आज पूरा किया। ये हमारा परम कर्तव्य है और हम सबको निष्ठापूर्वक इसे निभाना चाहिए। आज के वोटिंग परसेंटेज का रुझान करें तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण फर्क पड़ना चाहिए। चिंता वहां होनी चाहिए जहां पर हार की संभावना या जिनके बहुत अधिक प्रयास हो रहे हैं वापस प्रभाव में आने के या अपने आप को शासन में बिठाने का। तो वो जो कल्पनाएं हैं और ख्वाब हैं आज मुझे लगता है पूरी नहीं होती दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन क्या वाणी जी ये मान लिया जाए कि जिस तरह की वेव, क्योंकि जब हम 2019 पर नजर डालते हैं तो ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वेव था वहां पर, क्योंकि पुलवामा जैसा एक उस समय मसला था। इस समय ये कहा जा रहा था कि चुनाव के पहले से कि राम मंदिर का जिस तरह से निर्माण
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उसके वजह से एक पूरे देश में एक माहौल क्रिएट होगा। अगर मुझे लगता है कि ऐसा माहौल बनता तो वोट परसेंटेज में कहीं ना कहीं वो दिखता। जब ऐसा नहीं हुआ तो क्या ये मान लिया जाए कि राम मंदिर को लेकर जो पहले से प्रोडक्शन था वो उस हिसाब से लोग नहीं निकले, वो या उतना बेनिफिट्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं बढ़ा? भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों पर बेनिफिट्स इनकैश करने पर नहीं लगी हुई है, वो विकास और संस्कृति को साथ में जोड़कर देश को आगे लेके जाने के लिए जुड़ी हुई है, और इसी को एकजुट होकर हम सब प्रयास में लगे हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि लोग बहुत आश्वस्त हैं, उनको पता है प्रधानमंत्री जी मोदी जी के रूप में उनको दिखना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं मौसम की जो गर्मी है, अनुकूलता है, उसके कारण भी कुछ परसेंटेज लोगों का नहीं आया है बाहर। कुछ तो अपनी खेती किसानी में लगे हुए हैं, क्योंकि 19 को भी ऐसा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से हमें कुछ कुछ सूचना। चलिए आता हूं वाणी जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा। अगर मुझे लगता है कि जिस तरह की चीज़ें जिसका जिक्र वाणी जी आप कर रही हैं, क्योंकि अगर 2019 में भी तो इसी सीज़न में, चाहे वो अप्रैल का महीना हो या फिर मई का महीना हो, और मैं भी तमाम सारे लोकसभा क्षेत्रों में रहा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो है। रमेश जी से जब पास आऊँगा तो वही बात करूँगा। मैं सीधे रोशनी यादव जी के पास में आता हूँ। रोशनी यादव जी, वोट परसेंटेज जो कम है उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो बीजेपी को लाइक कर रहे हैं वो तो निकल कर आए हैं, जो कांग्रेस में उदासीनता रही है और ये कारण रहा है वोट परसेंटेज गिरने का। रोशनी जी क्या कहेंगी? और वोट परसेंटेज कम जा रहा है, कांग्रेस किस तरह से अपने आप को देखती है इसमें? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व की मैं IND 24 से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं इस बात की शुरुआत करूंगी कि मेरी जो है प्रवक्ता बहन मुझसे बड़ी वरिष्ठ नजर आती है मुझे, जब इन्होंने इस बात को कहा कि हमें जो मतदाता मतदान करने नहीं निकल रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि अगर इस देश और प्रदेश की आर्थिक तरक्की, अगर हमें राष्ट्र की चिंता और देश की चिंता करनी है, तो मतदाता को बाहर निकालने की भी पक्ष और विपक्ष को चिंता करनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इससे पहले मतदान बहुत अच्छी संख्या में हुआ है, लेकिन आज लोग किस डर और भय के कारण, या जो है जिस तरीके से हम सामाजिक बंटवारा करके और इस तरीके की पार्टी जो है वक्तव्य दे रहे हैं, जैसे कि सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री बैठते हैं तो उसे पूरा देश ही नहीं और हम सब भी प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मुख से इस तरह का जो भाषण निकलता है कि जिसके जितनी बच्चों की ज्यादा संख्या है और महिलाओं का जो है मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, उस समुदाय में जिसके बच्चे ज्यादा है उसमें संपत्ति बांट दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह का वक्तव्य, और मैं इस पे जो है रमेश जी का भी कमेंट चाहूंगी कि क्या प्रधानमंत्री के मुख से ये भाषण शोभनीय है? जब मैंने तो आज तक के पुराना अगर हम इतिहास देखें तो किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह का निचले लेवल पे जाके किसी ने इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया। जब इनके पास चूंकि आर्थिक नीति, विकास की नीति, देश को समृद्ध बनाने की नीति नहीं रहती है, तब ये इस पायदान पे और प्रथम चरण की जिस प्रकार से वोटिंग हुई वो चिंताजनक थी, बहुत कम हुई है। और मैं याद दिला दूं कि जब जब विधानसभा में मतदान परसेंटेज बढ़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना रहा है कि जब जब परसेंटेज बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो इस हिसाब से तो अगर वोटिंग परसेंटेज घट रहा है तो कांग्रेस की जीत तो सुनिश्चित होती दिखती है। तो इस बात पे इनको चिंता करनी चाहिए। लेकिन चूंकि देश के रोजगार, महंगाई और ऐसे आर्थिक नीति जैसे मुद्दों पर बात ना करके आप जो है, बिल्कुल मुझे लगता है इस बात पर भी चिंता करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप एक सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री होके किस तरह की जो है टीका टिप्पणी करते हैं। मुस्लिम लीग, मछली, मांस, मंगलसूत्र। अरे आपको बहनों का मंगलसूत्र तब क्यों याद नहीं आया जब कोरोना में ऑक्सीजन नहीं थी और उन बहनों के मंगलसूत्र कुर्बान हो रहे थे, छीने जा रहे थे? चलिए आपको इस रोजगार रोशनी जी आता हूं। मुझे लगता है कि जो बात आप सवाल खड़े कर रही, मैं जब डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी के पास में आऊंगा उनसे जवाब चाहूंगा कि आपका जवाब वो दे दें। हालांकि कई मुझे लगता है कि जिस तरह की चीजें चुनाव आते आते हो जाती हैं, जिस तरह के बयान आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि सवाल फिर वही आता है कि आखिर
जो मतदाता है वो उस लेवल पर आखिर कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? मैं सीधे रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, सीधा सा सवाल कि जिस तरह से चूंकि 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वोट परसेंटेज का वो 55% के आसपास है, और थोड़ा मान लेंगे कि इसको शायद 60 या 60 के आसपास दिखेगा। इस वोटिंग परसेंटेज को सर कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, कितना बेहतर है या नहीं है, और तेजी से इसको आगे बढ़ना चाहिए था? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये मतदान का ये प्रतिशत ये कम है, क्योंकि अभी अगर 55-56 आ रहा है तो ये मुश्किल से 2-3% बढ़ेगा, 60 को ये कभी क्रॉस नहीं करेगा। ये जो है, जैसा कि हम लोगों ने कई बार टीवी अपनी डिबेट में चर्चा की है कि मतदाता की चुप्पी आश्चर्यजनक, लेकिन वो चुप्पी उदासीनता के कारण है कि ये इस मतदान के जो 2 ट्रेंड अभी आए हैं, प्रथम चरण का और द्वितीय चरण का, ये इसमें एक बात हुई। दूसरी एक अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश से बाहर देखेंगे तो जैसे बंगाल का परसेंटेज अच्छा है, तमिलनाडु का परसेंटेज अच्छा है, केरल का परसेंटेज अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बिहार, उत्तर प्रदेश जो भाजपा के गढ़ माने जाते थे, परसेंटेज वहां कम है। ये कहीं ना कहीं देखने की बात है, विचार करने की बात है कि भाई बिहार का क्यों गिरा, उत्तर प्रदेश का क्यों गिरा, मध्य प्रदेश का क्यों गिरा, हालांकि छत्तीसगढ़ का परसेंटेज ठीक है। और ये बात भी बिल्कुल सही है, अगर हम 2009 से देखेंगे, परसेंटेज अगर बढ़ता है तो भाजपा को लाभ मिलता है। अब यहाँ पर एक दूसरी बात है कि परसेंटेज के गिरने से दोनों को नुकसान है, किसको ज्यादा नुकसान है, किसको कम नुकसान है, ये बात तो अब परिणाम से पता चलेगी। लेकिन और दोनों के अगर हम तस्वीर को दोनों तरफ से देखें तो मुझे दोनों के ये कारण दिखते हैं कि क्यों भाजपा को अगर कम वोट कम हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा, कांग्रेस को कम हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा। इस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। क्या सर, आपने एक शब्द कहा कि कहीं ना कहीं जो एक चुप्पी रही मतदाताओं की, दूसरी तरफ उदासीनता भी कहेंगे, क्योंकि उदासीनता ही रही जब इस तरह से लोग बाहर नहीं निकले, पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे और उन्होंने वोट नहीं डाला। क्या जो मुद्दे रहे इस बार वो उतने मतदाताओं के हिसाब से उतने अट्रैक्टिव या उतने जोड़ने वाले मुद्दे नहीं थे? ये भी वजह रही है सर? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप 2014 का चुनाव देखेंगे और 2019 का चुनाव देखेंगे तो बकायदा उसमें मुद्दे सामने थे, जैसे 370 का मामला था और राम मंदिर का भी मामला था, सीएए था, 3 तलाक था, और भी कई ऐसे मामले थे। लेकिन अब ये सारा एजेंडा पूरा हो गया। तो 2019 का अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपने भी यात्रा की है और मैंने भी भगवान जी की कृपा से 2019 में यात्रा की थी, तो सबसे ज्यादा क्रेज अगर था तो वो राम मंदिर का क्रेज था, कोई उसको माने या ना माने। तो परसेंटेज भी हाई गया और भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ समर्थन दिया। कुल मिलाकर के जो सर्वे आ रहे थे उनसे ज्यादा भाजपा को सीट मिली। ये हम लोगों ने उस समय भी, अगर आपको ध्यान हो तो, चर्चा की थी कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। तो वो जो माहौल था वो सारे एजेंडे पूरे हो गए। कुछ ऐसा टारगेट, कुछ ऐसा नया एजेंडा सामने नहीं था जिसको ध्यान में रख करके ना तो विपक्ष कोई ऐसा एजेंडा खड़ा कर पाया, ना पक्ष कोई ऐसा एजेंडा खड़ा कर पाया जिसके कारण मतदाता उठ करके आता और उठ करके आकर के देता। चुप्पी की जहां तक बात है, चुप्पी मैंने कई बार चुनाव में देखी है, लेकिन वो चुप्पी उदासीनता, ये मेरा अनुभव पहला है। जैसे मैं खुद उदाहरण बताऊं कि मैंने अपने पूज्य पिता के तप के कारण रिपोर्टिंग 71 के चुनाव की भी की है और 77 के चुनाव की भी की है। 77 के चुनाव में जो चुप्पी थी वैसी चुप्पी इस समय थी, लेकिन 77 के चुनाव में जो चुप्पी थी वो परसेंटेज बहुत हाई गया और किसी के विरुद्ध गया। तो लेकिन इस बार जो चुप्पी है वो उदासीनता की चुप्पी है। तो कुल मिलाकर के ये उदासीनता केवल इसलिए है कि जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो भाजपा ने उठाए हों या कांग्रेस ने उठाए, उसने मतदाता को उतनी अपील नहीं की कि वो घर से निकल कर। चलिए, बेहतर बात रमेश जी आप कर रहे हैं कि उतनी अपील नहीं की, और अगर ऐसी अपील की होती तो शायद मुझे लगता है कि कुछ परिदृश्य और होता। और अमूमन जिस तरह से एक पहले से तैयारी रहती है या उम्मीद रहती है कि तकरीबन 70% के आसपास अगर वोटिंग होती है तो बेटर है, क्योंकि इस बार तो ये भी था कि शायद चर्चा में ये भी था कि संघ की जो एक प्लान था या जो संघ सोच रहा था कि 75% के आसपास वोटिंग परसेंटेज जाना चाहिए था। मैं सीधे वाणी जी के पास में आ जाता हूं। वाणी जी, ठीक है, तमाम सारी चीजें या जिनको लेकर लगातार एक एक्साइटमेंट रहता था देश की जनता में, वो चीजें लगभग 370 की बात कर लें, राम मंदिर की बात कर लें, 19 में पुलवामा में भी था। इस बार इस तरह की कोई चीजें रही नहीं, लेकिन एक चीज रही कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति थी कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट हमें बढ़ाना है। क्या वो 370
वोट बढ़ाने की जो स्ट्रेटजी भी कहीं ना कहीं फेल हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए इसकी जो गिरावट दिख रही है वोटिंग परसेंटेज में, ये भी कारण है? देखिए, ये मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी होगी वो फेल हुई। देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो जैसे हम पन्ना प्रभारी उप पन्ना प्रभारी के माध्यम से वोटरों से संपर्क करते हैं और उन्हें वोट देने के लिए आग्रह करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, निश्चित रूप से बहुत माध्यम है। अब तो ई के भी माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी हम उनको करते हैं, इसमें प्रोत्साहन देते हैं। तो मैं ये एक फैक्टर तो नहीं मानती हूँ। ये जरूर बोलूंगी कि लोग बेसिकली जहां बात करते हैं हम, तो लोग थोड़े आश्वस्त नजर आते हैं, जिनको मालूम है कि भाजपा ने जीतना ही है, और जिनको आसरा नहीं बचा अब कांग्रेस से, वो उनका ये सोचना है कि अब हम दे के वोट क्या करें, हम कांग्रेस के हम समर्थक हैं, कांग्रेस ने तो जीतना नहीं है, तो वोट देने हम क्यों जाए। तो ये तो जब आपके रुझान आएंगे 4 तारीख को, तो दूध का दूध और पानी का पानी। रोशनी जी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज जब चूंकि आज हमारे यहाँ की वोटिंग थी, तो जब हम वहाँ वोट के लिए गए और कुछ जैसे हमारे बुंदेलखंड के वृद्धजन मिले हैं, तो उनका कहना ये था, वैसे तो मोदी जी के भाषण को सब सुनते हैं और उन्होंने सुना, तो मैं सिर्फ एक उनका कमेंट बता रही हूँ जिससे शायद मैं अपनी बात को समझा पाऊं। उन्होंने कहा, भैया अब मुदिया को समय गौ, कहे कि अब तो ऐसी भाषा बोलने लगे कि जी भाषा से बिल्कुल इनने पूरी मर्यादा गिरा दी। और अब चूंकि नया बदलाव, तो ये उनके आपस की बातचीत की मैं एक कटाक्ष बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस उम्मीद से, देखिए यहाँ मैं पार्टी, खुद के पार्टी की पक्ष की बात न रखी, सिर्फ एक मोदी जी के और सर्वोच्च पद की मर्यादा की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां हमारा भी सम्मान जुड़ता है कि जब एक देश के प्रधानमंत्री की बात होती है, तो मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति के हथकंडे या चुनाव को जीतने के लिए इस मर्यादा को इतना नहीं गिराना चाहिए। और आज चूंकि पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ना तो रोजगार या महंगाई या इस देश की आर्थिक नीति, व्यापार नीति, जो मुद्रा हमारी गिर रही है, इस पर कोई बात नहीं होती। और जहां ये बात करते हैं, तो आप खुद देखें कि पेट्रोल डीजल के दाम से लेके जो है किसी रसोई से 450 गैस का सिलेंडर और कहाँ 1000। तो ये जिस तरीके की, लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी है, किसान न्याय की बात करके, युवा न्याय की बात करके, श्रमिक न्याय की बात करके, कहीं ना कहीं की बात करके, कांग्रेस में जिस तरह से सक्रियता दिखना चाहिए थी, कांग्रेस को जिस तरह से इस समर में, इस चुनाव में दिखना चाहिए था, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, हमने देखा 20 दिन में 5 बार पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर आए, चाहे फिर हम अमित शाह की हम बात कर लें, जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की हम बात करें, तमाम सारे लीडर एमपी के भी मैदान में दिखे। क्या जिस तरह से कांग्रेस का जिस तरह से हाई कमान यहां एक्टिव होना चाहिए था, वो एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस की थी कि आप एक निराशा के भाव से, जो परफॉर्मेंस आपका 23 में रहा विधानसभा में, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाए, और आपके जो आइकॉन है, आपके जो नेता है, वो मध्य प्रदेश में आते तो एक बूस्टअप होता कार्यकर्ता। ये वजह रही है अगर कंपेरिजन करें भारतीय जनता पार्टी से। रोशनी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आजकल सत्ता में है, पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक बल का उपयोग करके जो है जनता को सभाओं में इकट्ठा करती है। आप मोदी जी की मुरैना की सभा देखिए, कुर्सियां खाली होते हुए नजर आती हैं। और वहीं ये जो इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं राहुल गांधी जी की सभा हुई, लेकिन क्यों मोदी जी उन्हीं गढ़ों में जाते हैं जहां मोदी जी की, मैं मानती हूँ कि मैंने सुना है कि भोपाल में बहुत अच्छा है मोदी जी का, तो मोदी जी क्यों छिंदवाड़ा नहीं जाते, मोदी जी क्यों राघवगढ़ नहीं जाते। तो जहां जरूरत है भाजपा की कार्यकर्ताओं लेकिन रोशनी जी, वो सत्ता में है, वो सत्ता में है तो ऐसा कर रहा है, लेकिन आपको सत्ता में आना है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। देखिए, लगातार हमारे क्षेत्र के, चूंकि हमने इसको जमीनी मुद्दे का चुनाव रखा है, क्षेत्रीय मुद्दों की और क्षेत्रीय नेताओं के चेहरे पर चुनाव रखा है, और बखूबी, चाहे हम छिंदवाड़ा की बात कर लें, चाहे राघवगढ़ की बात कर लें, या कहीं की भी राजगढ़ की बात कर लें, तो आज हम अपने घर घर पहुंचकर, कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर पहुंच के किसान न्याय की बात कर रहा है, मजदूर न्याय की बात कर रहा है, हिस्सेदारी न्याय की बात कर रहा है, युवा न्याय में
हर युवा को 1 लाख अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं। महालक्ष्मी योजना के द्वारा 8,500 बहन के हर महीने और सालाना 1 लाख रुपए उसके खाते में पहुंचे। तो हमारे जो मुद्दे हैं वो कार्यकर्ता घर घर तक और बूथ तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज वो सफल हैं और उन मुद्दों को देखकर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक विकराल रूप लिया है, सारी भाषणों में मर्यादाओं को चलिए रोशनी जी, तोड़ने का कुछ काम किया वाणी है, जी आप एड ऑन हिंदू करना बहनों चाहेंगी, के फिर मैं रमेश जी के मंगलसूत्र पास में आऊंगा। कह कुछ रहे हैं आप कि रोशनी मुस्लिम जो कह बहनें रहे हैं छीन उसमें लेंगी। जोड़ना मैं चाहेंगी आप? एड ऑन ये करना चाहूंगी कि एक भी स्टार प्रचारक दिखा नहीं है हमें कहीं भी। मध्य प्रदेश में रैलीज में इनके जो बड़े प्रचारक हैं वो लोकल लेवल के भी नहीं दिखे हैं हमें। वो इसलिए है क्योंकि अब इनके पास एक बैंक्रप्सी हो गई है आगे की योजनाओं के लिए, खुद के विकल्प ढूंढने के लिए। टिकट्स वितरण में तो इनको दिक्कत आ रही थी और इतना विलंब हो रहा था सीटें डिक्लेयर करने के लिए। तो विकास के मुद्दे, राष्ट्र के मुद्दे, महिलाओं और युवाओं के ऊपर या किसानों के ऊपर चिंतन, ये अब खोखले बेबुनियाद कमेंट्स हैं। चलिए रमेश जी, अब जो वोट परसेंटेज की चर्चा हम कर रहे हैं और जितनी वोटिंग हुई है, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही थी कि 29 में से 29 जीतेंगे, कांग्रेस इस प्रयास में थी कि कहीं ना कहीं एक सीट से और हम आगे निकले, जो वोट परसेंटेज दिख रहा है, क्या ये माना जा सकता है कि कुछ ऐसी सीटें रही हैं मध्य प्रदेश में कि जिसको हम ये मान लें कि नहीं, इन सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट रही है? निश्चित रूप से ये बात हम मान सकते हैं कि कुछ सीटें जो निश्चित रूप से, जैसे कि 28 की 28 जीत ली थी और एक सीट थी कांग्रेस के पास में, इस बार 4-5 सीट ऐसी है। हालांकि बहुत ज्यादा परिणाम बदलाव आएगा इसकी मुझे संभावना कम दिखती है। इसमें कोई शक नहीं कि रणनीति की दृष्टि से और प्रचार की आक्रामकता की दृष्टि से भाजपा एक कदम आगे रही। कांग्रेस में कहीं ना कहीं असहजता और निचले स्तर पर भी थी और ऊपर के स्तर पर भी थी। भाजपा के कार्यकर्ता में एक बड़ी कमी ये देखी गई कि आमतौर पर वो जो दरवाजे पर दस्तक देते थे और चावल भी देते थे और सवेरे जाके कहते थे कि चलिए वोट डालिए, उसके बजाय वो पन्ना प्रभारी और पेज प्रभारी जैसे हो गए। क्या सर इसको ओवर कॉन्फिडेंस मान ले क्या सर? इस तरह की चीज अगर हुई तो ओवर कॉन्फिडेंस में रही क्या पार्टी? हाँ, निश्चित रूप से ओवर कॉन्फिडेंस में निचले स्तर का कार्यकर्ता रहा। वो जमाना चला गया जब भाजपा का कार्यकर्ता खुद दरी बिछाता था और दीवारों पर लिखता था, पोस्ट कर मैंने शिवराज को खुद दीवारों पर पोस्टर चिपकाते हुए देखा। वो जमाना चला गया, अब सब इवेंट कंपनी को देते हैं। तो ये जो हाईटेक होने के वजह से भी मतदाता का कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूर बढ़ी हुई। 4-5 सीट ऐसी हैं जहां संघर्ष की स्थिति है। 29 में से मान करके चलिए कि 24-25 सीट का माहौल मुझे बिल्कुल एक तरफा जैसा दिखता है। 4-5 सीट पर संघर्ष है। संघर्ष कुछ भी हो, रणनीति अच्छी रही। छिंदवाड़ा में संघर्ष है, सीधी में संघर्ष दिखता है, राजगढ़ में संघर्ष दिखता है, झाबुआ में दिखता है, मुरैना में दिखता है। इसके अलावा बाकी अगर परिणाम बदलेगा तो भगवान जी की कृपा से, वो किसी की कुंडली अच्छी होगी तो ही बदलेगा। जी चलिए, बेहतर बात रमेश जी कर रहे हैं। और अब ये कह सकते हैं कि जनता ने अपना काम कर दिया है, वोट परसेंटेज कितना भी रहा हो, लेकिन अगर और बढ़ता तो मुझे लगता है कि तमाम सारी चीज़ें और बेहतर दिखती। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर जब 2019 से हम कंपैरिजन करते हैं तो जो 28 सीटों पर अधिकांश सीटें ऐसी भी रही हैं कि एक बेहतर मार्जिन से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, कहीं 3.5 लाख, कभी 4 लाख, कहीं 5 लाख, हो सकता है वोट परसेंटेज कम हुआ है, उससे जो डिफरेंस रहे जीत का वो कम हो सकता है। और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है कि 10 से 12 सीटें वो भी जीत सकते हैं या जीतने वाले हैं या उनकी उन सीटों पर फाइट है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वोट परसेंटेज गिरने से तमाम सारी चीज़ें प्रिडिक्शन करने में भी कि कहाँ क्या हो सकता है, किस सीट पे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा गुणा गणित है, ये होगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से दूसरे चरण का जो मतदान मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो अब जिस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में इन 6 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं ने अपनी आहुति दे दी है। इंतजार रहेगा 4 जून का। इसके बाद जो 2 और चरण मध्य प्रदेश में बाकी है, वैसे पूरे देश की बात करें तो 7 चरणों में चुनाव होना है। इलेक्शन हीट में बस इतना ही। ND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।